अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्नेल क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि उनके माइंड में होता है कि ये पूरी बुक की समरी है तो ये कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही ईजी और सिंपल चैप्टर है। लाइक बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आज हम इस चैप्टर के फर्स्ट कुछ टॉपिक्स को डील करेंगे और हम इन जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट डील करेंगे कि लाइक लेट्स सपोज अगर ये टॉपिक है सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो इसका एक अपना फ्लो चार्ट होगा। नेक्स्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का अपना फ्लो चार्ट होगा और इस तरह फ्लो चार्ट डिफरेंट होंगे फॉर डिफरेंट टॉपिक्स। इसकी वजह ये है कि इससे एक तो रिवीजन बहुत ईजी हो जाता है और एक टॉपिक को समझना बहुत आसान होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक है सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हम इस फ्लो चार्ट से डील करते हैं। अच्छा, तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो फर्दर आगे दो में डिवाइडेड होता है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब है कि वो सारा नर्वस सिस्टम जो एक बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, दरमियान में, वो सारा होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो पेरीफ्री का मतलब होता है किनारे। जो किनारे किनारे क्या होते हैं बॉडी के, लिम्स होती हैं अपर और लोअर लिम्ब, उसको हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी की पेरीफ्री हैं। तो वहाँ पर जो भी नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अब वहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है? वहाँ पे प्रेजेंट होता है नर्व्स, जो कि क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स। लाइक ये अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये ह्यूमन ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये सारा जो है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ से जो ब्रेन से नीचे स्पाइनल कॉर्ड में आ रही थी या स्पाइनल कॉर्ड से अपनी नर्व्स जो राइज करके लिम्स में जा रही होती हैं, ये सारा किसके अंदर आता है? आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि सेंटर में है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो लिम्स के अंदर नर्व्स जा रही हैं ये पेरिफ्री में जा रही हैं तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है? क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व और गेंगलिया। गेंगलिया क्या होते हैं? गेंगलिया एक्चुअल में क्लस्टर्स ऑफ सेल बॉडीज़ होते हैं। इसको हम आगे जाके भी डील करेंगे, इसका एक अपना सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, अच्छा, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व होती हैं ये बंडल ऑफ एक्सोन्स होते हैं। एक्सोन्स क्या है? आपको पता है कि जैसे एक न्यूरॉन होता है, लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है, कुछ इस तरह की बनी हुई होती है। तो यहाँ से जो है एक नर्व फाइबर जा रहे होते हैं नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं कि क्या है? एक्सोन है। और फिर फर्दर आगे टर्मिनल्स एक्सोन के होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं डेंड्राइट्स, ये होती है सेल बॉडी और ये होते हैं एक्सोन। ठीक है, तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व इन एक्सोन का बंडल होते हैं, यानी ढेर सारे एक्सोन्स जब मिलते हैं, इधर से एक एक्सोन आया, इधर से एक और एक्सोन, एक और एक्सोन, तो इसका पूरा जो बंडल होता है वो एक नर्व बनाती है। ठीक है, वो होगी या तो क्रेनियल नर्व होगी, स्पाइनल नर्व होगी, डिपेंड करेगा। ठीक है, वो फिर आगे कंडक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को टू एंड फ्रो द बॉडी। अच्छा, जो अब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे फर्दर कवर्ड होता है किससे? मेनिंजेस से। मेनिंजेस क्या होती है? इसको हम इस डायग्राम से डील करेंगे कि लेट्स सपोज ये ह्यूमन ब्रेन है। आप बाकी सारा जो लिखा हुआ है उसको ज़रा छोड़ें। ठीक है, ये ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, अब इसके ऊपर ये जो कवरिंग पड़ी हुई है ना, ये सारी, ये है मेनिंजेस की कवरिंग। इसमें जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये वाली, ये क्या है? ड्यूरा मैटर, ये वाली। उसके जो नीचे है वो है एरिकनॉइड मैटर, ये वाला। और बिल्कुल नीचे जो कि ब्रेन के कॉर्टेक्स को सराउंड कर रहा है, ये है पाया मैटर। ठीक है, तो ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट, ये वाला एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि जो एरिकनॉइड मैटर और पाया मैटर के दरम्यान में ये पर्पल पर्पल सा आपको दिख रहा है, ये है हमारे पास सब एरिकनॉइड स्पेस, और सब एरिकनॉइड स्पेस के अंदर होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अच्छा, अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको मेनिंजेस ने तो कवर किया हुआ है जो कि हमने देख लिया, लेकिन अब मेनिंजेस तो प्रोटेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये तो प्रोटेक्शन है ना कि किसी हार्मफुल कोई भी एजेंट आ जाए या कोई भी नॉर्मल चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए मेनिंजेस है, लेकिन ब्रेन को ट्रॉमा से भी तो प्रोटेक्शन चाहिए
कि लेट्स सपोज अब इंसान इस दुनिया में है, फॉर एग्जांपल उसका कोई दोस्त जो है लड़ाई में उसके सर पे बैट मार देता है, तो अब क्या होगा? तो उससे अगर सिर्फ मेनिंजेस से प्रोटेक्शन होगी तो वो तो सर तो फट जाएगा, तो फिर बंदा तो मर जाएगा। लेकिन इसी वजह से अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी है मेनिंजेस के ऊपर फर्दर, यानी ये अगर सारी मेनिंजेस है ना तो इसके ऊपर फर्दर प्रोटेक्ट करेंगी ह्यूमन ब्रेन की बोन्स, यानी यहाँ पे फ्रंटल बोन्स, फिर यहाँ पे टेम्पोरल बोन्स, ऑसिपिटल बोन्स, वो जो बोन्स है वो इस मेनिंजेस के ऊपर फर्दर एक एक्स्ट्रा कवरिंग बना देंगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगी, ताकि जो ह्यूमन ब्रेन है उसको ट्रॉमा से प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसी तरह जो ह्यूमन ब्रेन है उसको जो है स्कल की बोन्स प्रोटेक्ट करेंगी, और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगा। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स वो होते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? एक्साइटेबल नर्व सेल्स है, यानी इनके अंदर एबिलिटी है टू जनरेट नर्व इम्पल्स, और इन न्यूरॉन्स को आगे सपोर्ट कौन कर रहा है? न्यूरोग्लियल सेल्स। ये उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर जगह, वो ये है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 50% न्यूरॉन्स होते हैं और 50% ही न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, यानी कि हमें पता है कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करें, फिर भी ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 50% बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि नर्व फाइबर जो है वो एक्सोन होते हैं। अब हमने ये देखा कि ये जो न्यूरॉन है पूरा सेल्स है, अब इसकी जो फाइबर्स नीचे जा रहे होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? एक्सोन। वैसे डेंड्राइट भी, ये जो डेंड्राइट होते हैं ना, ये होते हैं डेंड्राइट्स और ये होते हैं एक्सोन्स। डेंड्राइट्स भी इसके फाइबर होते हैं, लेकिन डेंड्राइट बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और एक्सोन ज़रा लॉन्ग होते हैं और मेनली नर्व इम्पल्स की कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम ज़्यादातर एक्सोन्स को काउंट कर रहे होते हैं फाइबर के अंदर। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी आगे डिवीजन होती है, जो ग्रे मैटर होता है और एक होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है उसके अंदर हमेशा क्या होंगे? न्यूरॉन्स होंगे, यानी कि सेल्स खुद प्रेजेंट होंगी, और न्यूरोग्लिया तो प्रेजेंट है ही, यानी कि अब अगर ये एक न्यूरॉन है तो इसके यहाँ पे डिफरेंट न्यूरोग्लिया, इधर न्यूरोग्लिया, इधर न्यूरोग्लिया, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इस तरह सारे के सारे न्यूरोग्लियाज इसकी प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइडेड है। अब उसमें जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये सारा है ग्रे मैटर, किसी भी, चाहे वो ब्रेन का हो, स्पाइनल कॉर्ड का हो, और ये वाला पार्ट होगा वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर के अंदर क्या आ रहा है? एक तो सेल आ रहा है खुद और न्यूरोग्लियल सेल्स आ रहे हैं, और वाइट, ये क्या है? सारा वाइट मैटर है। वाइट मैटर के अंदर क्या आ रहा है? नर्व के फाइबर्स आ रहे हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स आ रहे हैं। और वाइट मैटर वाइट क्यों है? क्योंकि ये जो वाइट मैटर है ना, ये है एक्सोन की वजह से, और इसके ऊपर जहाँ पे कवरिंग होती है माइलिन शीथ की, और माइलिन शीथ क्या है? एक लिपिड है। ठीक है, माइलिन शीथ एक लिपिड है, और उसकी वजह से लिपिड का कलर हमेशा क्या होता है? फैट जो होता है वाइट कलर का होता है, तो इस वजह से वाइट मैटर का कलर क्या है? वाइट है। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, उसको भी हमने एक फ्लो चार्ट से डील करना है। तो ये जो है नर्वस सिस्टम फर्दर आगे दो में डिवाइडेड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और ये डिवीजन किस बेस पे होती है कि इधर वो वोलेंट्री है या इनवोलेंट्री है। अगर वो इनवोलेंट्री है तो फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और अगर वोलेंट्री होगा तो फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। जैसे अब दिल, अब क्या दिल हमारी मर्ज़ी से धड़कता है? नहीं, दिल एक ही धड़कता ही रहता है, धड़कता ही रहता है, एक ही दफ़ा बंद होगा जब इंसान मर जाएगा। और स्मूथ मसल्स कहाँ पे होते हैं? ये हमारी जो इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे होते हैं, हमारी स्टमक के अंदर होते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं। तो ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं, ये अब जैसे एक इंसान ने नवाला अपने हलक में उतार लिया है, तो अब इसका क्या मतलब है कि वो नवाला नीचे तो जाएगा ही। वो कैसे जाएगा? बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ये हमारे बस में नहीं होता, सिर्फ मुंह में डालने तक हमारे कंट्रोल में होता है, उससे नीचे जाने का सारा प्रोसेस इनवॉलेंट्री होता है। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये फिर फर्दर आगे डिवाइडेड होता है इनटू द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक क्या होता है? जो फाइट और फ्लाइट मूड है, यानी एमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जितना भी है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है रेस्ट और डाइजेस्ट। यानी अब लेट्स सपोज कि एक इंसान है, अब उसके वो कहीं रास्ते में जा रहा है और बड़ा कोई मज़े में इंसान जा रहा है, ठीक है, अब उसके आगे आ जाता है एक स्नेक। अब अगर तो वो इंसान है बहादुर तो वो क्या करेगा? वो सांप को मार देगा। लेकिन अगर वो है बुज़दिल तो वो क्या करेगा? उसने वहीं से अपने जूते टाइट करने हैं और भाग जाना है। तो अब इन दोनों कंडीशन में कि अब अगर उसने मारना है या नहीं मारना, ये फैसला करने से पहले सबसे पहले क्या होगा? वो खौफ में आएगा, वो डर जाएगा,
और उस वक्त जो उसके अंदर सिस्टम एक्टिव होगा वो होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब उसमें वो डील करेगा कि आया उसने फ़ाइट करनी है या फ़्लाइट करना है। जो भी करना है उसने अपनी जान बचानी है और कोई एक रास्ता अपनाना है। क्यों? क्योंकि वो है एक इमरजेंसी सिचुएशन। तो इस तरह की जितनी भी सिचुएशन होती हैं जिसमें ह्यूमन बॉडी को अपने बचाव के लिए या इमरजेंसी के लिए कोई भी फ़ैसला करना पड़ता है, तो उस वक्त जो ब्रेन का या नर्वस सिस्टम का जो भी पोर्शन एक्टिव होता है वो होता है सिंपैथेटिक। ठीक है। इसके कंपैरिजन में एज़ कम्पेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अब अगर एक इंसान ने अपनी बड़े कोई मज़े से खाना खाया है, ठीक है, अब वो एसी के नीचे लेटा हुआ है, सो रहा है और फ़ोन पे रील स्क्रॉल कर रहा है, तो उस वक्त उसको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसने हर तरह का जो है एंजॉयमेंट कर ली है और अब वो बस रील देख रहा है, उसको कोई काम नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई इमरजेंसी उसके ऊपर नहीं आई हुई। उस टाइम पे जो उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव है वो कौन सा है? रेस्ट या डाइजेस्ट का। यानी कि उसकी एक ह्यूमन के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन में जो नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, बाकी सब कुछ हमने 2 टॉपिक्स के अंदर कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो है ये इस डायग्राम के नीचे थोड़ा सा कुछ लाइन लिखी हुई थी, लेकिन इसके अंदर 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। वो सबसे पहले तो ये है कि ये जो मेनिंजेस होती है ना, वो उसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है ड्यूरा मैटर जो सबसे बाहर वाली है, एरेक्नॉइड मैटर जो उसके नीचे वाली है ये वाली, और पाया मैटर जो कि बिल्कुल अंदर वाली है। ठीक है, अब हमने ये बात भी पढ़ ली कि सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि द सब एरेक्नॉइड स्पेस इज़ इन लार्ज एट सिस्टर्ना मैग्ना एंड क्यास्मेटिक सिस्टर्न। अच्छा, सिस्टर्ना मैग्ना और क्यास्मेटिक सिस्टर्न को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि सिस्टर्न होता क्या है। सिस्टर्न जो है ना वो एक्चुअली में इन लार्ज या वाइड एरियाज़ होते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस के। यानी कि ये जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है जो पर्पल कलर की है, इसके जो भी वाइड एरियाज़ होंगे ये वाले, इनको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? सिस्टर्न। अब उसने 2 वर्ड्स यूज़ किए हैं, एक है सिस्टर्ना मैग्ना और एक है क्यास्मेटिक सिस्टर्न। जो सिस्टर्ना मैग्ना है ना वो है ये वाला पोर्शन, ये देखिए सिस्टर्ना मैग्ना यहाँ पे ये प्रेजेंट है सेरिबेलम और मेडुल्ला ऑब्लंगेटा के दरमियान में। ये है, ये देखिए ना, हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे। ये होता है पोन्स, ये है मेडुल्ला और ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम और मेडुल्ला के दरमियान में ये जो सिस्टर्न प्रेजेंट है ये कौन सा है? सिस्टर्ना मैग्ना। और ये जो है यहाँ पे क्या होता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी न्यूरो सर्जरी करनी होती है, यानी किसी इंसान के ब्रेन की कोई सर्जरी करनी है और अगर जो सर्जन्स हैं उनको सीएसएफ की सैम्पलिंग चाहिए, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सैम्पलिंग चाहिए, तो वो इन सिस्टर्न वाले पार्ट से करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब एरेक्नॉइड स्पेस वाइड होती है और सीएसएफ ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से सैम्पलिंग करना ईजी होता है। नेक्स्ट उन्होंने वर्ड यूज़ किया है क्यास्मेटिक सिस्टर्न का। क्यास्मेटिक सिस्टर्न जो है ये प्रेजेंट होता है ऑप्टिक क्याज्म के साथ। अच्छा, अब ऑप्टिक क्याज्म क्या होता है? ऑप्टिक क्याज्म वो जगह होती है जहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन से मूव करती हैं आइज़ की तरफ। यानी हमारी आँखें हैं उनको नर्व सप्लाई तो आ रही है ना, तो वो पार्ट ब्रेन का जहाँ से आँखों को जाने वाली नर्व्स ब्रेन को लीव करके आइज़ की तरफ मूव कर रही हैं, और जिस पार्ट से वो लीव कर रही हैं उसको हम कहते हैं ऑप्टिक क्याज्म। ठीक है, और उसके साथ ही होता है क्यास्मेटिक सिस्टर्न। क्यास्मेटिक सिस्टर्न इस तरह बनता है कि इस जगह पे ब्रेन के जो पोर्शन होता है ना, थैलेमस हाइपोथैलेमस वगैरह, उनकी अरेंजमेंट इस तरह से हो जाती है कि वो एक ऑटोमेटिकली एक सिस्टर्न फॉर्मेशन को अराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि सेरिबेलम और मेडुल्ला के दरमियान में होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि क्रेनियम के अंदर ड्यूरा जो है वो फ्यूज्ड पेरियोस्टियम और मेनिंजियल लेयर। ओके, तो ये हमारा है ब्रेन और इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर। ठीक है, जो ड्यूरा मैटर है ये फर्दर आगे 2 में डिवाइडेड होती है, एक है मेनिंजियल लेयर और पेरियोस्टियल लेयर। अब जो पेरियोस्टियम का वर्ड है ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर, जो कि हमारा ब्रेन वाला चैप्टर है। इसको हमने स्टडी किया था बोन वाले चैप्टर में कि पेरियोस्टियम किससे डिराइव है? बोन से। ठीक है, तो ड्यूरा मैटर की वो लेयर जो कि बोन के साथ लाइन कर रही है, कौन सी बोन? स्कल की जो भी बोन्स है,
बोन को जो भी लाइन कर रही होती है ड्यूरा मैटर की लेयर, यानी कि स्कल की बोन्स को जैसे फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, वो कौन सी लेयर होगी? पेरियोस्टियल लेयर। और जो उसके नीचे मेनिंजेस को लाइन कर रही है, जैसे एरेक्नॉइड स्पेस को, एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर जो होती है वो होती है मेनिंजियल लेयर। ठीक है। नॉर्मली ये जो दोनों लेयर्स होती हैं ड्यूरा मैटर की, मेनिंजियल और पेरियोस्टियल लेयर, ये आपस में फ्यूज्ड होती हैं। फ्यूज लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर यहाँ पे फ्यूज़ है। लेकिन जहाँ पे ये दोनों लेयर्स सेपरेट हो जाएं तो इनके दरम्यान में बनती है एक एक्स्ट्रा स्पेस, और उस एक्स्ट्रा स्पेस को हम क्या कहते हैं? ड्यूरल वीनस साइनस कहते हैं। यहाँ पे डार्क या डीप ब्लू कलर में जो भी दिख रहा है ये है ड्यूरल वीनस साइनस। और ये क्या करती हैं? यहाँ से जो है ब्लड जो है वो जाता है इनटू द वेन्स, और वेन से जाता है सुपीरियर वेना केवा में, और वहाँ से हार्ट में। इसका एक्चुअल में मकसद ये होता है कि ब्रेन के अंदर जो भी वीनस ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको वापस हार्ट के अंदर लाया जाए। तो अब जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है, अगर हम यहाँ से पे गौर से देखें तो ये जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस है, ये वाली। और सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होती है उसके बिल्कुल ऊपर एक ड्यूरल वीनस साइनस बना हुआ है। तो सब एरेक्नॉइड स्पेस से कभी कभी जो है वो विलाय या प्रोजेक्शन जो है मूव करती हैं इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस। और उनके अंदर, अब जाहिर सी बात है सब एरेक्नॉइड स्पेस है तो उसके अंदर क्या होगा? CSF। तो जो भी विलाय जा रहे हैं, प्रोजेक्शंस जा रही हैं, उसके अंदर भी क्या होगा? CSF। तो यहाँ से जो CSF जैसे ही ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर पुश होके आएगा, कवर्ड बाय अ बल्ज, तो वहाँ से वो CSF मूव करेगा इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस, और ड्यूरल वीनस साइनस से फिर आगे हार्ट में। इसका फ़ायदा ये होता है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर जो एक्स्ट्रा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो यहाँ से मूव कर जाता है इनटू द ड्यूरल वीनस साइनसेस में, और फिर जो ब्रेन है उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं होता सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, और वो अपने नॉर्मल प्रेशर में रहता है। क्योंकि अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से वो ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ को कंप्रेस कर देता है। आर्टरीज़ कंप्रेस होंगी तो उसकी वजह से ब्रेन में इस्कीमिया हो जाएगा, और इस्कीमिया होगा तो ब्रेन डेथ हो जाएगी। यहाँ पे इन फ्लो चार्ट्स में वही बात डिस्कस हो रही है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस से जो है प्रोजेक्शंस मूव करते हैं इनटू द ड्यूरल वीनस साइनस, और ड्यूरल वीनस साइनस से फिर आगे वो कहाँ जाएंगे? वेन्स के ज़रिए सुपीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में। तो सबसे पहले सब एरेक्नॉइड स्पेस जो होती है वहाँ से वो कहाँ जाते हैं? इनटू द एरेक्नॉइड विलस, और एरेक्नॉइड विलस से वो कहाँ जाते हैं? ड्यूरल वीनस साइनस में, और ड्यूरल वीनस साइनस से फिर आगे कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं वेन्स के अंदर, और वेन्स से फिर आगे वो कहाँ जाते हैं? सुपीरियर वेना केवा में, और वहाँ से हार्ट में। और इस तरह जो एक्स्ट्रा CSF है उसको ड्रेन कर लिया जाता है फ्रॉम द ब्रेन टू द हार्ट टू मेंटेन द नॉर्मल CSF प्रेशर इन द ब्रेन। और अगर किसी वजह से ये पॉसिबल ना हो, यानी CSF ड्रेन ना हो, तो उसकी वजह से एक क्लिनिकल इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है हाइड्रोसेफेलस, वो डेवलप हो जाती है, जिसके अंदर CSF जो है वो नॉर्मली ड्रेन नहीं हो पा रहा होता इनटू द वीनस साइनसेस, और उसकी वजह से CSF का प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्रेन में इस्कीमिया हो जाता है और ब्रेन डेथ हो जाती है।